हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। अरिहंत पब्लिकेशन का चैप्टर 4 चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का है, अध्याय 4। आज हम पढ़ेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया एवं समाज निर्माण के लैंगिक मुद्दे। इसके पहले का अध्याय मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पिछले का वीडियो आप देख लीजिए। तो सीटेट कंप्लीट करना है या स्टेट का टेट, तो ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बने रहे हमारे साथ। आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की सहायता करता है? तो ऑप्शन ए, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, इसके व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में सहायता करता है। अर्थात जब कक्षा अनुशासित रहती है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रगति करती है, तथा जब कक्षा अनुशासनहीन होती है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधित होती है। शिक्षार्थी का जीवन मनुष्य के भावी जीवन की आधारशिला होता है। अध्ययन, व्यवहार, खेलकूद, व्यवहार, शासन आदि आत्मानुशासन के उपकरण हैं। इसके माध्यम से ही विद्यार्थी के पवित्र मन और बौद्धिक विकास को बल मिलता है। क्वेश्चन 2 की ओर आते हैं। प्रश्न है, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करती है, तो वह है ट्यूशन। ठीक है, ट्यूशन के अलावा जैसे मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति, सभी में लिंग रहता है, लेकिन ट्यूशन में लिंग भूमिका नहीं होती है। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। लिंग भूमिका एक सामाजिक तत्व है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार व्यवहार तथा गतिविधियों से ही सामाजिक रूप से लिंग भूमिकाओं का निर्माण होता है। एक समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए जो उचित समझता है, उसी को जिम्मेदार मानता है। क्वेश्चन 3, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ठीक है, ऑप्शन डी। चौथा क्वेश्चन, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। स्कूल में प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है क्योंकि स्कूल समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। 5वां क्वेश्चन, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, तो ये सही नहीं है। ठीक है, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, तो ये उचित है। सही, लड़कों को विज्ञान एवं लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, तो ये लिंग निर्धारण कर रहा है, ये उचित नहीं है। लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ये अनुचित है। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, जो सही है। लड़कों एवं लड़कियों में विभेद को समाप्त करने के लिए दोनों के बीच समान स्तर पर घर तथा बाहर विचार बनाने की आवश्यकता होती है। लड़कों को घरेलू कार्यों में हाथ बटाने को कहा जा सकता है अथवा सामान्य कार्यों में उन्हें लगाया जा सकता है। लड़कियों को लड़कों के समान परिवार में समानता दिए जाने से उनका मानसिक विकास संभव हो सकता है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? तो वह है माता पिता एवं भाई बहन। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण है। 7वां क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है, तो वह है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं।
8वां क्वेश्चन, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका क्या है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो वह है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को ग्रहण करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ये संदर्भ नहीं है। तो कौन सा सही है? तो वह है ऑप्शन ए, समूह कार्य को सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना सही है। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, तो ये भी सही है। समाजीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता के साथ कौशलों को सीखना समाजीकरण का प्रगतिशील मॉडल है। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। कक्षा की व्यवस्था बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है। विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करना समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। 10वां क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? तो पढ़ेंगे, मूल्यों में विश्वासों का अर्जन शामिल है। अनुवांशिक संरचना ये शामिल नहीं है। एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना ये शामिल है। कौशलों का अर्जन ये सही है। तो ऑप्शन बी गलत होगा। प्रत्येक शिशु जन्म के समय एक संगठित शारीरिक ढांचा मात्र होता है। वह न तो अपने बारे में जानता है न ही समाज के बारे में। घर में समाज में उसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यह सब उसे घर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, परिचितों के आचरण और उनके बताने से सीखने को मिलता है। 11वां क्वेश्चन, समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। स्वेवर्ड एवं गिलन के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों तथा प्रथाओं को ग्रहण करता है। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? तो ऑप्शन ए, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है, बिल्कुल गई। इसमें बाह्य और आंतरिक दोनों उद्दीपन नियंत्रित करते हैं। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बच्चों का मूल्यांकन अंकों से नहीं किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन, अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है, तो बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। बच्चों के व्यवहार को अच्छे से समझना थोड़ा मुश्किल है। चौथा ऑप्शन है, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को घटित होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अधिगम का अर्थ सीखना होता है। यह बालक के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। यह बालक के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में ही घटित होता है और जीवन भर निरंतर रूप से चलता है, जो व्यवहारिक परिवर्तन में परिलक्षित होता है। 13वां क्वेश्चन, लिंग यानी जेंडर पक्षपात किस ओर का संकेत करता है? तो वह है सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, ठीक है, जेंडर ऐसा काम करेगा। 14वां क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में जेंडर यानी लिंग विभेद है, तो वह किससे होगा? तो ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद करने से शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। इससे न केवल NCF 2005 के समावेशी मानदंडों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि लिंग विभेद से पीड़ित बालक या बालिका समाज की मुख्य धारा में शामिल रहने से वंचित हो जाते हैं। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो ऑप्शन से, सार्वजनिक पुस्तकालय यह सो निष्क्रिय है, जबकि सक्रिय परिवार है, इको क्लब और स्वास्थ्य क्लब सभी सक्रिय हैं।
16वां क्वेश्चन, छात्राएं ऑप्शन ए अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। ठीक है। 17वां क्वेश्चन, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। तो समाजीकरण में विद्यालयों की भूमिका महत्वपूर्ण है। विद्यालय केवल शिक्षा का औपचारिक स्थान नहीं है, बल्कि यह बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में तीव्र गति प्रदान करता है। विद्यालयों में अंतःक्रिया तथा सामग्री द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं का संबंध अनौपचारिक संकेतों से होता है, जो अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या में प्रस्तुत होते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह स्कूल में विभिन्न सामाजिक योजनाओं के द्वारा शिक्षार्थियों को वह अवसर प्रदान करें जिससे उनका स्वतः समाजीकरण हो सके। ठीक है। 18वां क्वेश्चन, ऑप्शन डी है सामाजिक रचनात्मक। सामाजिक रचनात्मक कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। 19वां क्वेश्चन, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो वह है मानवीय। तो भारत सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की योजना आरंभ करना मानवीय अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत का समर्थन करता है। 20वां क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? तो वह है अनुकूलन का। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसने किया है? अल्बर्ट बंडूरा ने। 21वां क्वेश्चन, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो है ऑप्शन सी, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। ठीक है। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? ठीक है। तो वह है कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। समाज में लिंग समानता का मानदंड इस बात पर निर्भर करता है कि छात्राओं को छात्रों के समान विभिन्न कार्यक्रमों एवं आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेने को प्रोत्साहित किया जाता है। छात्राओं को विद्यालय से बाहर प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति समाज में लिंग समानता का मानदंड है। क्वेश्चन 23, बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? वह है प्रतिधारण। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में प्रतिधारणा की प्रक्रिया शामिल है। प्रतिधारण बनाए रखने में सक्षमता की प्रवृत्ति है। हम जो सीखने का प्रयास करते हैं उसे आत्मसात करने की ओर पर्याप्त ध्यान देना प्रतिधारण है। 24वां क्वेश्चन, सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया। तो स्टेनबर्ग ने बुद्धि के 3 तंत्रों का प्रतिपादन किया जिसे बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत कहते हैं। यह है सृजनात्मक बुद्धि, संदर्भनात्मक बुद्धि और घटकीय बुद्धि। ठीक है। 25वां क्वेश्चन, समाजीकरण है वह समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज के मानदंडों के साथ अपना अनुकूलन करता है। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो वह खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। संज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं का समूह है। इसमें उन अवधारणाओं को स्थान दिया जाता है जिसमें मानसिक तथा शारीरिक गतिविधियों का समन्वय हो सके।
27वां क्वेश्चन, सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो सांस्कृतिक कारक बालक के मनोसामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। यह अधिगम अक्षमता से संबंधित नहीं होता है, जबकि अधिगम अक्षमता के कारण मस्तिष्क के विकार, संवेगात्मक विघ्न तथा व्यवहारगत विघ्न हो सकते हैं। अधिगम अक्षमता वह विकार है जिसमें बच्चे लिखने अथवा पढ़ने संबंधी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास को प्रदर्शित करते हैं। 28वां क्वेश्चन, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। 29वां क्वेश्चन, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहेंगे? कहेंगे सामाजिक अधिगम कहा जा सकता है। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। यह अनुसरण सामाजिक अधिगम सिद्धांत से मेल कहा जा सकता है। 30वां क्वेश्चन, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास। सामाजिक संचरण और व्यक्तित्व विकास को समाजीकरण का मूलभूत तत्व माना जाता है। ग्रीन के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, निज स्वरूप तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। 31वां क्वेश्चन, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं क्या कहलाती है? तो वह है जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। सामाजिक व्यवहार तथा भूमिका के आधार पर महिलाओं तथा पुरुषों में अंतर को जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहते हैं। 32वां क्वेश्चन, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, इसका ऑप्शन सी होगा, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ठीक है। 33वां क्वेश्चन, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है वह है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। 34वां क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। 35वां क्वेश्चन, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है यह लैंगिक पूर्वाग्रह। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। 36वां क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। 37वां क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है। तो ऑप्शन सी लैंगिक पूर्वाग्रह। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। 38वां क्वेश्चन, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी यह सहायता करती है, वह है समाजीकरण। 39वां क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। 40वां क्वेश्चन,
एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। ठीक है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को किस सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है? तो वह पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। ठीक है, तो अब्राहम मैस्लो ने पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसमें सबसे निम्न स्तर की आवश्यकताओं को प्राथमिक आवश्यकता बताया गया है, जिसमें भूख प्यास को शामिल किया गया है। 41वां क्वेश्चन, CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है, तो वह सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। तो CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा समूह परियोजना गतिविधि का प्रस्ताव दिया गया है। इस गतिविधि आधारित शिक्षा से शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों की सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाया जाना आसान होता है। ठीक है, 42वां क्वेश्चन, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि ये होगा पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय से भी होती है। तो ऑप्शन एस होगा इसमें। प्रयोगशाला में लड़कों द्वारा उपकरणों का नियंत्रण करना तथा लड़कियों द्वारा आंकड़ों का रिकॉर्ड करने तथा उपकरणों को साफ करने की प्रक्रिया से जोड़ना लैंगिक रूढ़िबद्धता का परिणाम है, जिसका जन्म विद्यालयों में ही पुरुष तथा महिला की रूढ़िबद्ध भूमिकाओं के माध्यम से सामने आता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं? ये सीखने के वातावरण को क्या है? तो ऑप्शन ए रूपांतरित और क्षुब्ध करता है। ठीक है, तो कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं? ये सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। ठीक है, बालक और बालिका दोनों समाज के अंग होते हैं। दोनों की शिक्षा समावेशी शिक्षा की मूलभूत आवश्यकता में शामिल है। जब इस विचार का उल्लंघन किया जाता है तो अधिगम के वातावरण को प्रभावित करता है। दोनों समाज के विकास में बराबर की हिस्सेदारी रखते हैं। इसके सामूहिक प्रयास से ही समन्वयजनक समाज का निर्माण होता है और सर्वांगीण विकास की मनोवैज्ञानिक अवधारणा को बल मिलता है। 44वां क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ठीक है, तो वो होगा अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, 45वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ठीक है, तो यहाँ संबंध नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है, सही है। संवेग से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये सिद्धांत नहीं है। ठीक है, सानिध्य यानी संगति की आवश्यकता, सही है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, सही है। तो यहाँ पर बी आपका यहाँ पर आंसर होगा, कौन सा? बी ऑप्शन। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित बाहर निकालना शारीरिक आवश्यकता है, जिसे दिनचर्या के रूप में स्थापित किया जा सकता है। यह सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। 46वां क्वेश्चन, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक गहन जटिल समाजीकरण होता है। 46वां के बाद 47वां क्वेश्चन आता है, तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो लैंगिक पूर्वाग्रह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 48वां क्वेश्चन, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है?
तो वह है सहायतापरक व्यवहार। एनसीईआरटी की पुस्तक डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन में 83 सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों की विवेचना की गई है। इनमें से कुछ मुख्य हैं: सहायतापरक व्यवहार, समाजवाद, कर्तव्य भावना, टीम भावना, सहयोग और समाज सेवा आदि। अगला क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। सामाजिक परिवेशजन्य तत्व बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। 50वां क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। अल्बर्ट बंडूरा ने यह सिद्धांत वर्ष 1977 में प्रतिपादित किया। इन्होंने बताया कि मध्यस्थता प्रक्रिया उत्तेजना तथा अनुक्रिया के बीच होता है। अगला प्रश्न, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान। और क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक स्टीफन एम कोरे हैं। 52वां क्वेश्चन, मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। ठीक है, यह है मेरिडिथ के अध्ययन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो यहाँ पर देखो कारक नहीं है, तो वह मित्र मंडली नहीं है। ठीक है, स्वास्थ्य है, संवेग है, बुद्धि है। तो बच्चे की मित्र मंडली सामूहिक कारक के अंतर्गत आता है जो उसके सामाजिक विकास में सहायक होता है। किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक स्वास्थ्य, संवेग तथा बुद्धि हैं। 54वां क्वेश्चन, एक अच्छा विद्यालय वह है जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। 55वां क्वेश्चन, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह है संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना सही है। संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना ये भी सही है। संस्कृति का परिष्करण करना ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी होगा। 56वां क्वेश्चन, विद्यालय का कार्य होता है। तो विद्यालय का कार्य है संस्कृति का संरक्षण, सही है। संस्कृति का परिष्करण ये भी सही है। संस्कृति के नए परिरूपों का निर्माण ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी। विद्यालय वह संस्था है जहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है, जहाँ संस्कृति तथा नैतिकता का संरक्षण, परिष्करण तथा परिवर्धन होता है। 57वां क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। तो वह है शिक्षा। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। 58वां क्वेश्चन, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है, यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। 59वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? तो वह है जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। ठीक है, तो बालकों में संवेगात्मक एवं भावनात्मक विकास बेहतर तरीके से करने के लिए बच्चों की भावनाओं को अधिक महत्व देना अनिवार्य होता है। 60वां क्वेश्चन, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, सही है। विद्यालय से ये भी सही है, परिवार से ये भी सही है। तो बालक के सामाजिक विकास पर परिवार, विद्यालय तथा उसके परिवेश का प्रभाव होता है। 61वां क्वेश्चन, सामूहिक पागलपन के प्रमाण
सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले? तो वह है 10वीं से 16वीं तक। ठीक है, 10वीं से 16वीं शताब्दी के काल में सामूहिक पागलपन के प्रमाण मिलते हैं। इस दौरान पूरे विश्व में मानसिक रोग विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न हो रहे थे। मध्य युग के इस दौर को अंधकार युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो 10वीं से 16वीं शताब्दी के काल में। अगला प्रश्न, लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है, पिता द्वारा। तो लिंग निर्धारण में पिता जनक की भूमिका अधिक होती है। ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोग द्वारा यह प्रमाणित किया, माता में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। लिंग निर्धारण करने वाला क्रोमोसोम पिता से ही प्राप्त होता है। 63 क्वेश्चन, अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है, तो वह अव्यावहारिक। किसी भी बालक को मिलने वाली स्वतंत्र मनोवृत्ति उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। 64 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अभिलक्षण लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समानता की भावना के विपरीत है? ठीक है, तो है ऑप्शन सी, लड़कों के समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। लड़के तथा लड़कियों के कार्य करने की क्षमता अथवा उनके विवेक को लेकर रूढ़िग्रस्त होने की प्रवृत्ति को लैंगिक रूढ़िबद्धता कहा जाता है। लैंगिकता के प्रति पूर्वाग्रहग्रस्त होना इस प्रवृत्ति को बढ़ाता है। लड़कों की समस्याओं के समाधान तथा विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने में सहयोग प्रदान करना लैंगिक समता अथवा समानता की भावना के विपरीत है। 65 क्वेश्चन, दल या गैंग का सदस्य होने के समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? ठीक है, तो वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, तो ये तो सही है। जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, ये भी सही है। अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, ये भी सही है। तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है, ये गलत है। यानी ऑप्शन डी हम टिक करेंगे। ठीक है। 66 क्वेश्चन, परिवार एक साधन है, तो वह है अनौपचारिक शिक्षा का। ऐसी औपचारिक शिक्षा जिसमें समय, स्थान, अध्यापन विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित रहता है, उस शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक को नियंत्रित वातावरण में रखते हुए शिक्षा के संकुचित एवं निश्चित उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। 67 क्वेश्चन, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है, तो वह संपूर्ण समूह का हित। नेतृत्व करना अर्थात किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का सही मार्गदर्शन करना, उन्हें किसी समस्या के प्रति जागरूक करना तथा शांतिपूर्ण तरीके से किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, यही प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार होता है। नेतृत्वकर्ता नेतृत्व के द्वारा अपने समूह के हित के लिए संपूर्ण समूह का किसी समस्या के प्रति ध्यान आकृष्ट करता है। 68 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन करके। तो पहला ऑप्शन है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, तो ये उपयुक्त है। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये गलत है, रॉन्ग। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये सही है। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, ये भी सही है। यानी ऑप्शन बी हम टिक करेंगे। 69 क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है, तो वह सामाजिक अधिगम। 70 क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, वह अधिगम एवं वृद्धि। 61 क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, तो वह है संपर्क से। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाला
व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। इसे व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। 22 क्वेश्चन, समाजमिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो वह समाजीकरण की जांच में, ठीक है, समाजमिति तकनीक का प्रयोग समाजीकरण के जांच में किया जाता है। 23 क्वेश्चन, सहयोगात्मक रणनीति के किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती, ठीक है, तो वह है क्रांति में। सहयोगात्मक रणनीति के अंतर्गत महिलाएं स्वीकार्यता, प्रतिरोध तथा अनुकूलन को स्वीकार करती है, न कि क्रांति को। 24 क्वेश्चन, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं, तो परिवार से, विद्यालय से और श्रेष्ठ जनों से, यानी ये सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को कहते हैं स्व अधिगम मॉडल सहायता करता है, ठीक है। तो स्व अधिगम मॉडल दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का आधार है। इसमें अधिगमकर्ता स्वतंत्र रूप से रुचि के आधार पर अध्ययन करता है। 26 क्वेश्चन, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है तो उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर सही है। शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर यह भी सही है। उसके द्वारा दूसरों पर ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर यह भी सही, यानी उपरोक्त सभी। 77 क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण करने की दो विधियों में एक स्नेहपरक सजा एवं दूसरा है उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है, ठीक है। समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया करते हुए सामाजिक आदतों, विश्वासों, रीति रिवाजों तथा परंपराओं एवं अभिवृत्तियों को सीखता है। अगला प्रश्न 78 क्वेश्चन है, खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है, तो वह है परस्पर सम्मान की भावना सही है, सहयोग एवं सामंजस्य ये भी सही है, सामाजिक गुण ये भी सही, यानी ये सभी होगा। 79 क्वेश्चन, इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए परिवार का खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, तो ये प्रभावित करता है, ठीक है। स्कूल का सोचनीय शैक्षिक माहौल ये भी प्रभावित करेगा। परिवार का पैसा ये प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। परिवार का सोचनीय भावनात्मक वातावरण ये नहीं, तो ऑप्शन सी होगा परिवार का पैसा। शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण सामाजिक आर्थिक स्थिति, भावात्मक वातावरण तथा सोचनीय शैक्षिक माहौल हो सकता है। परिवार के व्यवसाय अथवा पेशे का शैक्षणिक पिछड़ेपन से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन 80 है, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार यानी अति मानव वह होता है जिसे ऑप्शन ए ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, ठीक है। तो सुपर फास्ट वह व्यक्ति है जिसका चयन ज़्यादातर लोगों द्वारा सामाजिक पैमाने के आधार पर होता है। सुपरस्टार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो अपने क्षेत्र में अत्यधिक सफल होता है। सुपरस्टार शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन नैरेन द्वारा अपनी पुस्तक द क्रिकेटर्स ऑफ माय टाइम में किया गया। 1832 ईस्वी में प्रकाशित इस पुस्तक में जॉन नैरेन ने जॉन स्मॉल के लिए सुपरस्टार शब्द का प्रयोग किया। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, बहुमुखी प्रवृत्ति के व्यक्तित्व होते हैं तो वह सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार। तो बहिर्मुखी, ठीक है। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की रुचि बाह्य जगत से होता है, ठीक है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति की रुचि बाह्य जगत से होता है। वह सामाजिक लक्ष्य
लक्ष्यों में विशेष रुचि लेते हैं तथा सभी से मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। इनको कार्यकुशलता अधिक होती है तथा ऐसे व्यक्तित्व के लोग वातावरण के साथ आसानी से अनुकूलन कर लेते हैं। तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। रैक्स के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। ठीक है, तो रैक्स के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अध्याय 4 यहीं पर कंप्लीट होता है। अध्याय 5 हम जल्द ही अपलोड करेंगे, तब तक बने रहे हमारे साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।